जैसे ही एक रोशनी अंतरिक्ष में दौड़ती है, एक एलियन अविश्वसनीय गति से उड़ता हुआ अंततः न्यू मैक्सिको में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसका शरीर दर्दनाक रूप से बदलने लगता है ताकि वह इंसान का रूप ले सके। इसके बाद वह बिना कपड़ों के इधर-उधर भटकने लगता है। वह एक गैराज तक पहुंचता है और पाइप से पानी पीने लगता है, जिससे मालिक गुस्से में आकर उसे बंदूक से धमकाता है और पुलिस को बुला लेता है। जब पुलिस पहुंचती है, तो उन्हें एलियन के मुंह से पाइप हटाना पड़ता है और वे हैरान रह जाते हैं कि उसने कितना पानी पी लिया था। एलियन कुछ अंग्रेजी के यादृच्छिक शब्द बोलता है, जिसे पुलिस वाले अपमान समझ लेते हैं और उसे टेजर से गिरा देते हैं। बाद में पुलिस स्टेशन में एलियन सवालों का जवाब अपने मिशन नंबर और मैं अंतरिक्ष से आया हूं कहकर देता है, जिससे पुलिस वाली को लगता है कि वह पागल है। जब वह फोन उठाती है तो एलियन अपनी एलियन सुनने की शक्ति से फोन की दूसरी तरफ की बात भी सुन लेता है और दोहरा देता है। वह पुलिस वाली की वर्दी पर लिखा नाम फैराडे देखता है और वही नाम अपना लेता है। पुलिस वाली नोटिस करती है कि उसके हाथों में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है और पूछती है कि उसे कौन लेने आएगा। वह जवाब देता है, जस्टिन फॉल्स। इस बीच जस्टिन अपने काम की तैयारी कर रही होती है। वह एक टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल फैक्ट्री में काम करती है। वह पहले एक वैज्ञानिक थी, लेकिन अब उसे अपनी बेटी मॉली और बीमार पिता जोसाया की देखभाल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि उसे दवाइयाँ भी डीलर से खरीदनी पड़ती हैं। एक सुबह उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वह वहाँ पहुँचती है, लेकिन वह फैराडे को पहचान नहीं पाती। अचानक फैराडे उसकी वैज्ञानिक रिसर्च पेपर की लाइनें दोहराने लगता है, फिर अपनी आवाज़ बदलकर उस आदमी की नकल करता है जिसने उसे कहा था कि जस्टिन को ढूंढो क्योंकि वही सच्चाई के सबसे करीब है। जस्टिन आखिरकार उसके लिए गवाही दे देती है और पुलिस वाली उसे छोड़ देती है। बाहर निकलते समय फैराडे एक मोबाइल फ़ोन चुरा लेता है। इसके बाद पुलिस वाली नोटिस करती है कि उसकी हथकड़ी मुड़ी हुई है। कुछ देर बाद फैराडे एक पॉन शॉप, सोने चांदी की दुकान पर जाता है और कई सोने की अंगूठियां उल्टी करके निकाल देता है, जिन्हें वह जल्दी से बेच देता है। फिर वह कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है और उन्हें जोड़कर एक नया उपकरण बनाता है। इसके बाद वह उस उपकरण को लेकर सड़क पर चलता है। जब वह काले बादल देखता है वहीं तो उसे अपने ग्रह और विशाल मशीनों की याद आती है। तभी दो लुटेरे उसके पास आकर उसे पीटने लगते हैं। सौभाग्य से जस्टिन वहां से गुजरती है और उसकी मदद के लिए रुकती है। वह हवा में गोली चलाकर लुटेरों को डराने की कोशिश करती है, लेकिन हवा के एक झोंके से वह भटक जाती है और लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। झगड़े के दौरान बंदूक गिर जाती है और फैराडे उसे उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे लुटेरे भाग जाते हैं। जस्टिन को बंदूक वापस देने के बाद फैराडे अपना उपकरण उठाता है, चिंतित क्योंकि वह अब टूट चुका है और उसे एक संदेश प्राप्त करना था। वह जस्टिन को कुछ पैसे ऑफर करता है और वह मान जाती है कि उसे उन निर्देशांक तक ले जाएगी जिन्हें वह बार बार दोहरा रहा था। फैराडे अपने ग्रह और अपने लोगों के बारे में लगातार सपने देखता रहता है। कुछ समय बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और फैराडे खुशी खुशी अपना सिर एक पानी के कंटेनर में डाल देता है। पास में कुछ घोड़े खड़े होते हैं और उन्हें देखकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके ग्रह पर घोड़े शिकारी होते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं और अचानक फैराडे जस्टिन के पिता के कुछ शब्द दोहराने लगता है, जिससे जस्टिन को लगता है कि वह उसके पिता का मजाक उड़ा रहा है। कुछ देर बाद वे एक डाइनर पर रुकते हैं, जहां जस्टिन फैराडे को कुछ तौर तरीके सिखाती है और बाकी लोगों को बताती है कि वह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है ताकि कोई संदेह न करे। फिर फैराडे एक नैपकिन पर बहुत जटिल समीकरण लिख देता है और कहता है कि उसे ये एक व्यक्ति थॉमस न्यूटन ने सिखाया था, जो वर्ल्ड एंटरप्राइजेज का संस्थापक है। फैराडे समझाता है कि थॉमस ने उसे जस्टिन को खोजने भेजा है क्योंकि उसके मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी वक्त एक ड्रग डीलर वहां आता है और जस्टिन उससे कुछ खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन फैराडे बार बार बीच में टोकता है, जिससे वे वहां से निकल जाते हैं। आखिरकार वे उन कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचते हैं जहां फैराडे बताता है कि उसका एक परिवार है, लेकिन उसे नहीं पता कि वे जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि उसका ग्रह एंथिया धीरे धीरे मर रहा है और जल्द ही पृथ्वी का भी यही हाल होने वाला है। वह कहता है कि जस्टिन को उसकी प्रजाति के अस्तित्व को बचाने में मदद करनी है और वह अपने अगले निर्देशों का इंतजार कर रहा है ताकि उसे वापस ले जा सके। जस्टिन को लगता है कि वह पागल है, इसलिए वह अपने ट्रक में वापस जाती है और बंदूक निकालकर उसे दूर रखती है, फिर गाड़ी लेकर भाग जाती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वे एक बवंडर टॉर्नेडो का रूप लेने लगते हैं।
जस्टिन देखती है कि फेराडे उस बवंडर की ओर चल पड़ा है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है एमस, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। फेराडे सीधा बवंडर के अंदर चला जाता है, जबकि जस्टिन डरकर अपने ट्रक में छिप जाती है। बवंडर के अंदर एक तेज रोशनी दिखाई देती है और फेराडे अचानक एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे थॉमस न्यूटन मिलता है, एक जो खुद भी एक एलियन है। थॉमस बताता है कि यह जंगल वास्तव में एक सपना है, जिसके जरिए वह फेराडे से संवाद कर रहा है। फेराडे उसे अपने लोगों को छोड़ देने का आरोप लगाता है और कहता है कि अब सिर्फ कुछ हजार ही बचे हैं। लेकिन थॉमस हंसता है और बताता है कि वह पिछले 40 सालों से पृथ्वी पर है और उसने यह सीखा है कि एथिया को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि इंसानों को वहां लाया जाए। थॉमस यह भी बताता है कि उसकी कंपनी ओरिजिन उसे छीन ली गई है, इसलिए फेराडे को उसे वापस लेना होगा ताकि वह जस्टिन की मदद से योजना को आगे बढ़ा सके। न्यू मैक्सिको में जस्टिन का ट्रक लगातार हिलता रहता है जब तक कि बवंडर गायब नहीं हो जाता। इसके बाद फेराडे उसके सामने प्रकट होता है, अपनी असली त्वचा दिखाते हुए और बार बार ओरिजिन कहते हुए। डरी हुई जस्टिन गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। फेराडे वापस डाइनर में आता है और अलग अलग गिलासों से पानी पीने लगता है। वेट्रेस उसे शांत करती है और ओरिजिन खोजने में उसकी मदद करती है, जिससे पता चलता है कि यह सिएटल में एक टेक कंपनी है। अचानक फेराडे वेट्रेस से कहता है कि वह गर्भवती है और उसे अपने बच्चे के लिए दुनिया की मदद करनी होगी। ये सुनकर वह डर जाती है और उसे थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच वर्जीनिया में सीआईए एजेंट क्ले अपनी पालक माँ और बॉस फिंच के साथ रात का खाना खा रहा होता है, जो फाइलें अजीब तूफान के बारे में साझा करता है। उन्होंने उस तूफान के अंदर से एक प्रसारण सिग्नल का पता लगाया है, जो उसी स्थान पर हुई 45 साल पुरानी एक घटना के सिग्नल से मेल खाता है। इसलिए उन्हें शक है कि यह कोई आतंकी गतिविधि हो सकती है। उस पुराने मामले से सिर्फ एक व्यक्ति अब जिंदा है और क्ले को उसे अलास्का में ढूंढना होगा। उधर फेराडे हवाई अड्डे पर पहुंचता है और टैक्सी ड्राइवर का आईडी चुराकर टिकट खरीदने की कोशिश करता है। अचानक उसे बहुत बीमार महसूस होने लगता है और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लगते हैं। दरअसल लगेज स्कैनर से निकलने वाला रेडिएशन उसके शरीर पर असर डाल रहा होता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों से टकराता चला जाता है। सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे घेर लेते हैं। तभी फेराडे घुटनों के बल गिरकर उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलता है। फिर पुलिस जस्टिन को बुलाती है क्योंकि फेराडे ने उसे अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बताया था। जस्टिन एक मानसिक स्वास्थ्य का बहाना बनाकर उसे हवाई अड्डे से छुड़ा लेती है। बाहर निकलने के बाद फेराडे जोर देकर कहता है कि जो कुछ उसने देखा वह सब सच है और उसे जस्टिन की मदद चाहिए, क्योंकि वह न्यूक्लियर फ्यूजन प्लाज्मा मॉडलिंग की विशेषज्ञ है। जस्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, लेकिन वह मान जाती है कि वह उसे बस स्टेशन तक छोड़ देगी, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले वे रिहैब सेंटर जाते हैं, जहां से जोसाया को साथ लेना होता है। वहां फेराडे बुजुर्ग लोगों से बातें करता है और पूछता है कि इंसान बूढ़ों को क्यों रखते हैं अगर वे किसी काम के नहीं हैं। इस बीच अलास्का में क्ले अपनी कार छोड़कर जंगल पार करता है। बहुत भटकने के बाद उसे घर मिलता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है और बेहोश कर देता है। होश आने पर क्ले खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वह बूढ़ा आदमी ग्रेगरी होता है, जो उसकी आंखें जांचता है और उसकी बांह पर कट लगाकर यह देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसके अंदर कोई चिप तो नहीं लगी। फिर ग्रेगरी पहचानता है कि वह वही आदमी है जो फाइल में था, लेकिन उसे मारता है और अपने पाप धोने के लिए दौड़ जाता है। क्ले उस पुराने केस की बात छेड़ता है और बताता है कि वही सिग्नल वाला तूफान फिर से आया है, पर यह सुनकर ग्रेगरी बुरी तरह घबरा जाता है और चाकू लेकर उसे धमकाने लगता है। वह युद्ध की बात करता है और बकवास करने लगता है। फिर थॉमस का नाम और किसी फिल्म का जिक्र करता है, यह कहते हुए कि इंसानों ने थॉमस को पागल बना दिया। जब वह क्ले के काफी करीब आता है, क्ले उसे सिर मारता है और पीछे की तरफ गिरकर कुर्सी तोड़ देता है। ग्रेगरी कहता है कि वह दूसरे एलियन के होने की कल्पना भी नहीं झेल सकता और फिर अपनी बंदूक उठाकर खुद को गोली मार लेता है। उस रात फेराडे जस्टिन के परिवार के साथ डिनर करता है और यह देखकर उलझन में पड़ जाता है कि इतने विज्ञान प्रेमी लोग भी प्रार्थना करते हैं। फेराडे यह भी कहता है कि यह परिवार जोसाया के बिना बेहतर रहेगा, क्योंकि वह सिर्फ बोझ है। जस्टिन गुस्से में अपने पड़ोसी से कहती है कि वह कुछ समय के लिए उसकी बेटी मॉली का ध्यान रखे, ताकि वह फेराडे को बस स्टेशन ले जा सके। लेकिन जब वह बाहर होती है, फेराडे सोए हुए जोसाया की गर्दन पकड़ता है और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर उसे झटके देने लगता है। लाइट्स टिमटिमाने लगती है तो जस्टिन डरकर घर वापस दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि फेराडे ने जोसाया को ठीक कर दिया है।
अब फैराडे बेहद कमजोर जमीन पर गिरा हुआ है। फिर एक फ्लैशबैक में हम 2017 में पहुंचते हैं, जब ओरिजिन के उच्च अधिकारियों ने हैच के कंप्यूटर में थॉमस का रहस्य में 10वां पेटेंट ढूंढ निकाला था, जो एक फूड बिल की तरह छिपाया गया था। हैच ने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं चुराया, वह तो सिर्फ कंपनी को बचाना चाहता था, जिसे उसके पिता ने थॉमस से लिया था। फिर भी उसकी अपनी बहन ईडी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में जस्टिन और जोसाया फैराडे को बाथरूम में पानी पिलाने ले जाते हैं और देखकर हैरान होते हैं कि उसका वजन कितना कम है। पानी पीने के बाद फैराडे फिर से झटके खाने लगता है और उसके शरीर से एक अजीब काली चीज निकलकर वेंटिलेशन में उड़ जाती है। अगली सुबह जस्टिन जोसाया की तबीयत देखकर हैरान रह जाती है। वह बहुत बेहतर है। अब वह फैराडे को सिएटल ले जाने का फैसला करती है। जाने से पहले जोसाया फैराडे को अपना पुराना सूट देता है। सफर के दौरान फैराडे बताता है कि उन्हें ओरिजिन के वॉल्ट में जाकर थॉमस का 10वां प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ताकि वे उसे बना सकें। जस्टिन पूछती है कि बिना किसी साधन के वे कुछ कैसे बनाएंगे। तब फैराडे ट्रक रुकवाता है और एक टूटी हुई ऑयल डेरिक के पास जाता है। वह अंदर झांक कर देखता है और फिर अपने शरीर से एक चमकता हुआ यंत्र निकालकर उसके अंदर डाल देता है। वह उसे मशीन में डाल देता है। इससे डेरिक तुरंत काम करने लगता है। यह तकनीक थॉमस ने कोल्ड फ्यूजन के आधार पर बनाई थी। इसमें न तो विकिरण होता है और न ही कोई क्षय डीके। लेकिन दुख की बात यह है कि फैराडे को इसे वापस लेना पड़ता है, क्योंकि यही वह चीज है जो उसे पृथ्वी पर लाई थी और अब उसे वापस अपने ग्रह लौटने के लिए इसकी जरूरत है। इसकी शक्ति सीमित है, इसलिए उन्हें 10वें डिजाइन की जरूरत है जिससे इसकी शक्ति असीमित हो सके। वही डिजाइन उसके ग्रह को ऊर्जा देगा और वहां पानी वापस लाएगा। यही वह खोज थी जिसे जस्टिन ने कुछ साल पहले लगभग खोज ही लिया था, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने उसके काम को नजरअंदाज कर दिया था। शाम को जस्टिन और फैराडे एक मोटेल में रुकते हैं। फैराडे स्विमिंग पूल का आनंद लेते हुए जस्टिन को अपने ग्रह की भयानक स्थिति के बारे में बताता है और भविष्यवाणी करता है कि सन 2030 तक पृथ्वी पर भी वैसा ही हाल होगा। जस्टिन उसकी बात से सहमत होती है और मदद करने का वादा करती है, लेकिन साथ ही कहती है कि वह ब्लूप्रिंट्स न पृथ्वी पर ही छोड़ दे ताकि मानवता भी चीजों को ठीक कर सके। इधर अलास्का में क्ले एक पुराने घर की तलाशी लेता है और वहां एक पुराना प्रोजेक्टर और फर्नीचर में छिपी हुई फिल्म पाता है। जब वो उसे चलाता है तो उसमें 1984 के युवा ग्रेगरी को देखता है। वे लोग प्रोजेक्ट आइकारस नामक प्रयोग की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वे युवा थॉमस को दर्द दे रहे हैं ताकि उसके अंदर से 10वां डिजाइन निकाल सकें। उन्होंने थॉमस को अंधा कर दिया और उसका चेहरा विकृत कर दिया ताकि उसके एलियन अंगों का पता लगा सके। इसके बाद क्ले घर को आग लगा देता है और फिल्म लेकर वहां से निकल जाता है। अमेरिका लौटने पर वह फिंच को सब कुछ बताता है और उसे मनाता है कि उसे थॉमस को खोजने के लिए संसाधन दिए जाएं, जो कई सालों से लापता है। इसके बाद वह लीसा से मिलता है, जिसने आखिरी सिग्नल को इंटरसेप्ट किया था। थोड़ी बहस और व्यंग्यपूर्ण बातचीत के बाद वह उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है और थॉमस की तलाश शुरू करने को कहता है। कुछ समय बाद सिएटल में हैच से जस्टिन और फैराडे मिलने आते हैं। वे उसे नैपकिन पर लिखी समीकरण दिखाते हैं और बताते हैं कि यह थॉमस ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन हैच उन पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। हालांकि जब वह घर जाकर नैपकिन को अपने पुराने दस्तावेजों से मिलाता है तो उसे एहसास होता है कि यह सच में असली है। वह तुरंत उन्हें खोजने निकल पड़ता है। जब वे उसे पूरी सच्चाई बताते हैं तो हैच सदमे से बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वह डर जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि कोल्ड फ्यूजन की खोज से पूरी ऊर्जा उद्योग ढह जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था नष्ट हो सकती है। लेकिन फैराडे उसे शांत करता है और याद दिलाता है कि मनुष्य हमेशा बदलाव के साथ खुद को डालना जानते हैं। नाश्ते के दौरान हैच बताता है कि ओरिजिन कंपनी अब लंदन में स्थानांतरित हो चुकी है और अब फैराडे वहीं जाना चाहता है। लेकिन चूंकि फैराडे के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, हैच अपने एक दोस्त से संपर्क करने का प्रस्ताव रखता है जो उन्हें निजी विमान दिला सकता है। जल्द ही ये तीनों उड़ान पर होते हैं, लेकिन उड़ान के दौरान जब फैराडे का चेहरा सूजने लगता है तो जस्टिन और हैच घबरा जाते हैं। हैच एयर होस्टेस से कहता है कि फैराडे को बस एलर्जी है और उसे दूर रहने को कहता है जब तक वे लैंड नहीं कर लेते। लंदन पहुंचने के बाद यह समूह एक पार्टी में शामिल होता है जहां वैज्ञानिक नई तकनीकों की प्रस्तुति दे रहे हैं। उनके नवीनतम प्रोजेक्ट्स को संभावित फंडिंग के लिए पेश किया जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि अगर फैराडे अपना समीक्वेशन प्रस्तुत करेगा तो उन्हें ओरिजिन तक पहुंच मिल जाएगी।
हैच एडी के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो फराडे को एक मौका दे, लेकिन एडी तब तक तैयार नहीं होती जब तक उसका भाई यह स्वीकार नहीं करता कि उसने कंपनी से चोरी की थी। जब प्रेजेंटेशन का समय आता है, फराडे एक अन्य वैज्ञानिक की प्रस्तुति बीच में रोक देता है और उसकी गलतियों को सुधारने लगता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी फराडे घोषणा करता है कि उसने कोल्ड फ्यूजन लाया है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। फराडे अपना उपकरण निकालता है और पूरे शहर की बिजली चालू कर देता है। बाद में जस्टिन खुद को पियानो पर अपने पति के साथ बैठी पाती है। तभी उसका पति अचानक खून बहाने लगता है और उसके दांत गिरने लगते हैं। फिर वह उल्टी करने लगता है, जिससे जस्टिन डरकर चीख उठती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। यह सब एक डरावना सपना था। जब वह खबरें देखती है तो उसे पता चलता है कि फराडे अब वायरल हो चुका है। कुछ ही समय में दुनिया भर की टेक कंपनियों से ढेरों गिफ्ट्स होटल के कमरे में आने लगते हैं। लेकिन फराडे गुस्से में है क्योंकि कोई भी थॉम्स और उसकी खोजों को याद नहीं कर रहा। वही खोजें जिन्होंने मानवता को इंटरनेट तक पहुंचाया। इस बीच क्लाइव अपनी माँ एडी से झगड़ता है, जब तक कि वह हैच को कॉल करने के लिए राजी नहीं हो जाती, क्योंकि वह चाहती है कि उनकी कंपनी को फराडे का डील मिल जाए। वहीं दूसरी ओर क्ले और लिसा फराडे के वायरल वीडियो देख रहे होते हैं। लोग सड़कों पर उसे देखते ही वीडियो बना रहे हैं। लिसा को उसका एयरपोर्ट पर उल्टी करने वाला वीडियो भी मिल जाता है। उसकी टेक टीम ने लंदन में हुई बिजली की उछाल सर्ज की जांच की और पुष्टि की कि ऐसी तकनीक पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। आखिर में लिसा को यह भी पता चलता है कि थॉम्स के साथ एक साथी हुआ करती थी, मैरी। क्ले तुरंत उस रिहैब सेंटर पहुंचता है जहां मैरी अब सिस्टर मैरी बनकर काम करती है। वह ये दिखावा करता है कि उसे अपनी मां के लिए मदद चाहिए ताकि वह मैरी से मिल सके। जब क्ले एक गाय की डिलीवरी में उसकी मदद करता है, तब मैरी महसूस कर लेती है कि वह झूठ बोल रहा है। तब क्ले आखिरकार थॉम्स का नाम लेता है। इसे एक संकेत मानकर मैरी उसे गले लगा लेती है, लेकिन दुख की बात है कि उसे नहीं पता थॉम्स कहाँ है। इसके बाद वह अपने शरीर पर शहद लगाती है ताकि मधुमक्खियां उसके ऊपर बैठ सके। कुछ समय बाद फराडे की टीम एडी के घर पहुंचती है। हैच और जस्टिन बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन एडी की निगाहें फराडे पर टिकी रहती हैं। उसे उस पर शक होता है। फराडे जब थॉम्स के बारे में पूछता है तो क्लाइव बताता है कि उसके पास थॉम्स द्वारा बनाई गई कुछ संगीत रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें फराडे सुनना चाहता है। निजी तौर पर एडी क्लाइव से कहती है कि वह इस मौके का इस्तेमाल फराडे से ज्यादा जानकारी निकालने के लिए करे। बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन एडी लगातार जस्टिन पर ताने कसती रहती है। उसे उसकी पिछली असफल परियोजना की याद दिलाती है। जस्टिन को अपने पति की मौत की याद आ जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वह तुरंत एक ब्रेक मांगती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। दूसरे कमरे में फराडे अब भी थॉम्स के संगीत के बारे में सवाल पूछता रहता है। क्लाइव धूम्रपान करना शुरू करता है और जैसे ही धुआं फेरेड के चेहरे पर पड़ता है, वह गर्म और चक्कर जैसा महसूस करने लगता है। वह किशोर तब तक थॉम्स का म्यूजिक नहीं निकालना चाहता जब तक फेरेडे उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन फेरेडे को एक और उपकरण का एहसास होता है और वह क्लाइव की जेब से एक गोला निकाल लेता है। वह रिकॉर्डिंग चलाता है और समझ जाता है कि यह थॉम्स का अपनी पत्नी के लिए छोड़ा गया अलविदा संदेश है। वह पत्नी जो एंथिया में पीछे रह गई थी। इस संदेश में थॉम्स अंधकार और खुद को खो देने की बात करता है। उसी समय मैरी क्ले से कहती है कि थॉम्स की एक पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह मैरी उसे चाहती थी, इसलिए उसने उसे नशे में धुत कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना ने थॉम्स को भीतर से तोड़ दिया। इसलिए मैरी क्ले से विनती करती है कि वह नए आए आगंतुक फेरेडे को भी पागलपन की उस हालत में जाने से बचाए। क्ले वहां से चला जाता है और लिसा का फोन आता है, जो लंदन में फेरेडे की गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। उसे पता चला है कि जिस साल थॉम्स गायब हुआ था, उसी साल एडी के पिता ने CIA के साथ एक सौदा किया था। दूसरी ओर फेरेडे उस संदेश का अनुवाद पूरा करता है और रोने लगता है, जबकि बाहर घोड़े इतने उग्र हो जाते हैं कि खिड़की तक तोड़ देते हैं। मानवों द्वारा इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को तोड़ देने के तथ्य से गुस्से में फेरेडे वह गोला कांच की ओर फेंक देता है, जिससे सारा शीशा टूट जाता है। क्लाइव और घोड़े डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि जस्टिन फेरेडे को देखने आती है, जो भावनात्मक टूटन में है क्योंकि वह किसी और के दर्द को महसूस करने का आदी नहीं है। जस्टिन उसे एम्पैथी, सहानुभूति का अर्थ समझाती है और वादा करती है कि वह अंत तक उसका साथ देगी। इसी बीच एडी और हैच अपने पिता को लेकर फिर झगड़ने लगते हैं, जिससे एडी को एहसास होता है कि उसका भाई सिर्फ थॉमस की 10th डिजाइन चाहता है।
एडी कहती है कि अब कोई सौदा नहीं होगा और हैच को बाहर निकाल देती है। फिर वह एक नया आगंतुक से मिलने जाती है जो कि क्ले निकलता है। क्ले बताता है कि सीआईए ने थॉम्स को डराकर भगा दिया था और एडी के पिता को ओरिजिन प्रोजेक्ट संभालने के लिए इसलिए चुना क्योंकि वह एक आसानी से नियंत्रित होने वाला व्यक्ति था। अब जब एडी प्रभारी है तो उसे भी सीआईए के साथ वह समझौता निभाना होगा, यानी उसे हैच का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद क्ले एक सलाहकार बनकर बातचीत में शामिल होता है। हैच फेरडे की खोज के लिए और पैसे मांगता है तो एडी क्ले द्वारा लाई गई जानकारी का उपयोग करके पलटवार करती है। उसे पता चलता है कि जस्टिन ने उसके पति को रेडिएशन की घातक मात्रा देकर मार डाला था क्योंकि उसने सुरक्षा स्वीकृति का इंतजार नहीं किया। भले ही उसने फ्यूजन हासिल कर लिया था, लेकिन इस घटना के कारण पूरा प्रयोग सील कर दिया गया। एडी जस्टिन के साथ काम करने से इनकार कर देती है, लेकिन फेरेडे घोषणा करता है कि अगर जस्टिन को नहीं रखा गया तो वह भी कंपनी छोड़ देगा। अब कंपनी के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। आखिरकार उन्हें पूरी टीम को काम पर रखना पड़ता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेराडे उस डिवाइस को लेकर अपने परिवार से विदा लेता है, ये वादा करते हुए कि वह वापस लौटेगा। वर्तमान में जस्टिन घोषणा करती है कि वह अपने परिवार को लेने के लिए 3 दिनों के लिए जा रही है। फेराडे विरोध करता है और कहता है कि मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जस्टिन उसकी बात अनसुनी कर देती है। इसके बाद फेराडे और हैच रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं, जहां उनके लिए एक विशेष टीम इंतजार कर रही होती है। फेराडे उन्हें नजरअंदाज कर सीधे उस छोड़ी हुई बिल्डिंग में चला जाता है जहां कभी थॉम्स काम किया करता था। जमीन के भीतर से एक मशीन ऊपर उठती है जिसमें थॉम्स के सारे डिजाइन्स दिखते हैं। फेराडे तुरंत टीम को पागलों की तरह काम में लगा देता है और यहां तक कि एक बड़ा गड्ढा बनाने के लिए डायनामाइट लाने को भी कहता है। एक गुप्त कमरे में क्ले और लिसा उन पर जासूसी कर रहे होते हैं। जल्द ही कामगार फेराडे से नाराज होने लगते हैं क्योंकि वह चाहता है कि वे इतने उत्पादक रहें कि वह उनके बाथरूम ब्रेक तक को नियंत्रित करता है और चाहता है कि वे लैब में ही सोएं। सौभाग्य से हैच बीच में आता है और फेराडे को समझाता है कि इंसानों को ठीक से काम करने के लिए आराम की जरूरत होती है। जल्द ही पहला बाहरी शील्ड बन जाता है और जैसे ही फेराडे उसकी लाइट्स चालू करता है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिसा के सारे जासूसी उपकरणों को तुरंत ब्लॉक कर देता है। टीम के दिन भर काम खत्म होने के बाद फेराडे हैच से स्वीकार करता है कि थॉम्स के डिजाइन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा है और उसे चिंता है कि वे समय पर यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे। बाद में जब फेराडे पानी के नमूने ले रहा होता है, तभी उसके पास वॉट आती है जो कभी थॉम्स के साथ काम करती थी। वह बताती है कि वास्तव में किसी ने भी थॉम्स के विचारों को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन अगर कोई यह कर सकता है तो वह फेराडे ही है। इधर जस्टिन अपने परिवार को लंदन में बसाती है। जोसाया मॉली को टहलाने ले जाता है और अचानक कुछ महसूस करता है जिससे वह लड़की को जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा देता है। मॉली के लिए यह सदमे की बात होती है जब वह देखती है कि जहां वह कदम रखने वाली थी वहां 2 कारें टकरा गई। उधर हैच ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहा होता है और नोटिस करता है कि स्क्रीन पर बार बार स्टैटिक दिखने लगता है। हैच तुरंत एडी से मिलने दौड़ता है और उस पर अपने ऑफिस में बग लगाने का आरोप लगाता है। तभी क्ले बीच में आता है और अंततः स्वीकार करता है कि वह सीआईए का एजेंट है। वह एडी को बता चुका है कि थॉम्स और फेराडे दोनों एलियन हैं और उसका सिद्धांत है कि वे मानवता को नष्ट करने के लिए आए हैं। सीआईए का कंपनी के साथ सौदा यह है कि वे उन्हें तब तक काम करने देंगे जब तक कि उनके पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत न मिल जाए। क्ले हैच को यह भी मना करता है कि वह इसके बारे में किसी को कुछ न बताए, यहां तक कि जस्टिन को भी नहीं। घर पर फेराडे देखता है कि मॉली अपने खिलौनों से बिना निर्देशों का पालन किए खेल रही है और वह कहता है कि वह असफल हो जाएगी। मॉली उदास हो जाती है और गुस्से में जस्टिन फेराडे को घर से बाहर निकाल देती है। तभी जोसाया बताता है कि वह जस्टिन का पुराना रिसर्च लाया है और उसे इसे इस्तेमाल करने के लिए मनाता है। उधर फेराडे इधर उधर भटकते हुए लगातार उस दिन को याद करता रहता है जब उसने अपना ग्रह छोड़ा था। आखिरकार उसे वॉट मिलती है जो स्वीकार करती है कि थॉम्स ने उसे बताया था कि वह एक एलियन और अंदाजा लगाती है कि फेराडे भी एक एलियन है। वह उसे एक बार में ड्रिंक के लिए ले जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है जो थॉम्स ने उसे सिखाई थी। सालों पहले एंथिया और पृथ्वी अंतरिक्ष में टकरा गए थे और दोनों ग्रहों ने एक दूसरे का हिस्सा अपने अंदर समा लिया था। यही वजह है कि पृथ्वी का कोर इतना बड़ा है और एंथिया की आधी आबादी ने अपनी अंदर की मानवता को जागृत करके एक नई नस्ल के रूप में विकास किया।
थॉमस ने यह समझ लिया था, इसलिए अगर फराडे को उसके डिजाइन को समझना है तो उसे भी ज्यादा मानव बनना होगा। इसके बाद फराडे वाट को लैब में ले जाता है और डर जाता है जब दरवाजे से अचानक काला धुआं फूटता है। लेकिन वो सिर्फ शराब के असर से आई हुई कल्पनाएं होती हैं। वाट चाहती है कि फराडे मानव भावनाओं को सीखे, इसलिए वह उस शेल को नष्ट करने की कोशिश करती है, जिससे फराडे उसे धक्का दे देता है। वाट खुश होती है कि वह गुस्सा हुआ है और उसे उकसाती रहती है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मारती है। गुस्से में फराडे उसे एक मशीन के ऊपर फेंक देता है। वाट हंसती रहती है और चीजें तोड़ती जाती है, जिससे लिसा को फिर से कैमरों का एक्सेस मिल जाता है। फराडे अपना आपा खो बैठता है और वाट को जमीन पर पटक देता है और उसे पीटने ही वाला होता है कि उसे अपनी ही परछाई दिखती है और एहसास होता है कि वो असली नहीं है, वो बस नशे में था। फिर उसे अपने ग्रह को छोड़ने की याद लौट आती है और वह समझता है कि उसने वहां जो देखा था वही उसकी समीकरण से मेल खाता है। पारदर्शी बोर्ड्स को जोड़कर फराडे आखिरकार थॉमस का डायग्राम समझ लेता है। अगली सुबह फराडे जस्टिन से मिलने जाता है कि उसे बड़े भी खबर दे इसके। अब बदले में जस्टिन बताती है कि उसका शायद उस मशीन के लिए ईंधन बन सकता है। फिर फराडे मॉली से माफी मांगता है और सीखता है कि कभी बिना किसी निश्चित लक्ष्य की चीजें बना भी थे खोता है। कुछ हफ्तों बाद फराडे लैब लौटता है और अपनी पत्नी के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह मानव भावनाओं के चमत्कार के बारे में बताता है। वह की प्रयोग कर रहा था कि इंसानों की तरह सोच सके, और उसे यह बात अद्भुत लगती है कि इंसानों के पास चॉइस होती है, जबकि उसके ग्रह पर लोग उसी भूमिका में बंधे रहते हैं जिसमें उनका जन्म होता है। फराडे को इंसानों की छोटी छोटी आदतें बहुत पसंद आती हैं, जैसे डिनर करना, प्रार्थना करना और कॉफी की 1000 किस्में। उसे इंसानों की खुशी महसूस करना अच्छा लगता है और वह चाहता है कि अपने परिवार के साथ भी ये अनुभव बांट सके, भले ही इसकी कीमत डर, शर्म और दुख जैसी भावनाएं महसूस करना हो। फराडे जोसाया को लेकर भी चिंतित है, जो कभी कभी खोया खोया सा चल देता है और फिर लिविंग रूम में नाचने जैसा कुछ करने लगता है। इस बीच जस्टिन अपनी पुरानी रिसर्च को पूरा करने के लिए टीम के साथ काम करती रहती है, और जब भी सबको लगता है कि उनका लक्ष्य असंभव है, वह उनका मनोबल बढ़ाती है। इधर फिंच लंदन आती है और बताती है कि ऊंचे अधिकारियों ने तय किया है कि क्ले को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब तक कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन क्ले उसे समझा लेता है कि फराडे लगभग काम पूरा कर चुका है और उसे 1 हफ्ते का और समय मिल जाता है। इसके बाद क्ले लिसा से मिलता है, जिसने पता लगाया है कि वह टॉर्नेडो कृत्रिम रूप से बनाया गया था और उसका सिग्नल दक्षिण पूर्व एशिया से आया था। उसने फराडे की प्राइवेट फ्लाइट की फ्लाइट अटेंडेंट को भी ढूंढ लिया है। क्ले के जाने के बाद लिसा एक कॉल करती है और बताती है कि एक समस्या है। इस बीच एडी हैथ से मिलने आती है और बताती है कि वह ओरिजिन कंपनी को थॉर्न नाम के एक तेल उद्योगपति को बेचना चाहती है, क्योंकि वही उन्हें CIA से बचा सकता है। बाद में जब जोसाया मॉली को स्कूल ले जा रहा होता है, तो वह अचानक एक म्यूजिक शॉप में चला जाता है और गिटार बजाने लगता है, जबकि उसे गिटार बजाना आता ही नहीं। जब एक तार टूट जाती है तो वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर जस्टिन को बताते हैं कि जोसाया को छोटा सा स्ट्रोक आया था, लेकिन अब वह ठीक है। दरअसल वह इतना स्वस्थ है कि डॉक्टर उस पर अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिन इनकार कर देती है और उसे घर ले जाती है। लैब में फराडे गुस्से में है क्योंकि मशीन अभी तक पूरी नहीं हो पाई और वह गुस्से में चीजें फेंकने लगता है। तभी जस्टिन आती है और टीम को बाहर निकाल देती है। फिर फराडे से जवाब मांगती है। फराडे कबूल करता है कि उसने अपना DNA जोसाया के साथ साझा किया था और अब उसका जेनेटिक कोड बदल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसका अंतिम नतीजा क्या होगा। यह सुनकर हैच कहता है कि वह एक डॉक्टर को जानता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। फिर वह अपनी पूर्व प्रेमिका टेडी से मिलने जाता है और अचानक गायब होने के लिए माफी मांगता है। कई सालों बाद जोसाया की फाइल साझा करने से पहले टेडी चौंक जाता है जब वह बीमारी के गायब होने के बारे में जानता है और मदद करने के लिए राजी हो जाता है। पार्क में क्ले उस फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है और उसे अपना बैज दिखाते हुए धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो बुरा होगा। वह बताती है कि फराडे ने उससे पूछा था कि क्या केबिन में प्रेशर होता है और उसकी त्वचा पर क्या असर पड़ता है। इस जानकारी से क्ले थॉमस की खोज को सीमित कर देता है। घर पर जोसाया फराडे की झुंझलाहट महसूस करता है और टहलने निकल जाता है। रास्ते में उसे पुल के नीचे एक तथैया का छत्ता दिखता है और वह लगभग एक ट्रैफिक एक्सीडेंट करवा देता है। जस्टिन को तुरंत बुलाया जाता है और जब वह घर लौटती है तो देखती है कि जोसाया दीवारों पर जटिल समीकरण कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिख रहा है और अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा है। टेडी उसे देखने आता है और पुष्टि करता है कि जोसाया का शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, यानी उसकी समस्या मानसिक है।
थोड़ी देर बाद फरारे भी आता है और जोसाया द्वारा लिखे हुए पन्ने लेने की कोशिश करता है, जिससे जोसाया हिंसक हो जाता है। जस्टिन फरारे को घर से निकाल देती है और उसे अपने पिता को बदलने का दोष देती है। बाद में फरारे द लिटिल प्रिंस पढ़ता है और समझता है कि यह सब नजरी पर्सपेक्टिव का मामला है। वह और जोसाया मशीन पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे। वह तुरंत घर भागकर आता है और बताता है कि जोसाया ने जस्टिन की समीकरण को ध्वनि तरंगों में अनुवादित कर दिया है, जैसे मधुमक्खियां करती हैं, और उसी से एक गीत लिखा है। वे सब सोचते थे कि थॉमस के काम को समझने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, लेकिन असल में वह सुपर कंप्यूटर जेज है। जोसाया को लैब में ले जाया जाता है और उसे एक पियानो दिया जाता है, जिस पर वह बजाकर मशीन को चलाने लगता है। जब ऐसा लगता है कि वे सही फ्रीक्वेंसी खो रहे हैं, तो फराडे भी शामिल होता है और टेम्पो को ठीक करता है, जिससे अंततः मशीन चालू हो जाती है। जल्द ही आसपास की सारी इमारतें चमकने लगती हैं। लिसा टेडी को ढूंढती है और तुरंत नीचे लाकर जोसाया की मेडिकल फाइलें चुरा लेती है। फिर वह क्ले को रिपोर्ट करती है कि जोसाया की स्वास्थ्य ज़रूरतों को ट्रैक करते हुए उसने थॉमस का ठिकाना कंबोडिया में ढूंढ लिया है, जहां ड्रोन ने जंगल के बीचों बीच एक भूमिगत सीमेंट बंकर पाया है। इसके बाद क्ले हैच का सामना करता है और कहता है कि उसके पास सबूत है कि हैच ने सालों पहले पेटेंट चोरी करने की कोशिश की थी ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके। अगले दिन क्ले फिंच को अपडेट देता है, लेकिन वह उसे कंबोडिया जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। फिर भी वह लिसा से झूठ बोलता है कि उसे अनुमति मिल गई है और दोनों एक टीम भेज देते हैं। सैनिक बंकर में घुसते हैं और देखते हैं कि वह खाली है, सिर्फ पौधों से भरा हुआ। अचानक उन्हें चीखने जैसी आवाज सुनाई देती है और वे पौधे जाग जाते हैं, जहरीली धूल छोड़ते हैं, जिससे सैनिकों के सिर फट जाते हैं और वे तुरंत मर जाते हैं। डर के मारे कुछ सैनिक गोलियां चलाते हैं, जिससे एक छोटा धमाका हो जाता है। लिसा बंकर से बाहर निकलती हुई बिजली की तारें देखती है और उनके गंतव्य का पता लगाने लगती है। इस बीच हैच और एडी तेल कंपनी के पास जाते हैं ताकि ओरिजिन के लिए एक सौदा कर सकें, क्योंकि अब तेल का महत्व खत्म होने वाला है। अब उनमें निवेश करने का कोई अच्छा कारण नहीं बचा है। घर पर जोसाया बताता है कि उसे अपनी पुरानी यादें वापस आ रही है, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को भूलता जा रहा है। वह लैब में ले जाने के लिए कहता है ताकि वह मदद करता रहे। वह यह भी नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स और लहजा गायब हो रहे हैं। यह साफ है कि वह एक नए तरह का एंथियन जहां बनता जा रहा है। बाद में जस्टिन और हैच की एडी और उसकी टीम के साथ एक मीटिंग होती है, जो अभी मशीन लॉन्च नहीं करना चाहते। जस्टिन क्ले से कुछ सवाल करती है और शक करती है कि वह असली वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए एडी मीटिंग कैंसिल कर देती है। क्ले को फिंच का कॉल आता है, जो उसे डांटती है क्योंकि उसने विदेशी सरकार के साथ मुसीबत खड़ी कर दी है और अब CIA कमेटी उसे पूछताछ के लिए वॉशिंगटन बुला रही है। जस्टिन भागकर फरारे को चेतावनी देने जाती है कि सरकार उनके पीछे पड़ सकती है और अपने पिता को वहां से ले जाती है। फिर फरारे लिसा के कैमरे ब्लॉक कर देता है और थॉम से संपर्क करता है, जो गुस्से में है क्योंकि CIA ने उसका बंकर ढूंढ लिया है। फरारे भी गुस्से में थॉम्स पर चिल्लाता है कि उसने बेहतर निर्देश क्यों नहीं छोड़े। थॉम्स खुश होता है कि फरारे ने भावनाएं महसूस करना सीख लिया है और अब उसे झूठ बोलना सीखने की जरूरत है। वह अफसोस करता है कि वह हमेशा छिपा रहा, इसलिए वह फरारे को सलाह देता है कि वह एक लीजेंड बन जाए, क्योंकि मशहूरियत को मारा नहीं जा सकता। ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद फरारे देखता है कि लिसा लैब में दाखिल हो रही है। वह सिक्योरिटी बनकर दिखावा करती है कि वह बस जांच करने आई है। इसके बाद फरारे घर जाकर जस्टिन से कहता है कि उन्हें अपने प्रयोग को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि CIA को चुप्पी पसंद है। कुछ समय बाद जस्टिन और फरारे हैच की पत्रकार दोस्त से मिलते हैं। फरारे एक झूठी कहानी गढ़ता है ताकि वह इंसान लगे और पत्रकार को बताता है कि एक नई ऊर्जा का स्रोत है जिसे CIA छिपा रही है। पत्रकार मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि लैब देखना चाहती है ताकि सबूत मिल सके। अगले दिन एडी को क्ले के बारे में कुछ गुप्त जानकारी मिलती है। वह पहले इमिग्रेशन में काम करता था और बच्चों को पिंजरों में डालता था, लेकिन अब वह विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से उभरा है। उधर क्ले से कमेटी पूछताछ कर रही है और फिंच गुस्से में है क्योंकि उसे पता चलता है कि क्ले ने उसकी सिग्नेचर फर्जी बनाई है। जब फिंच उसका समर्थन वापस लेने ही वाली होती है, क्ले कमेटी से कहता है कि फिंच के पास थॉम्स की यातना की फिल्म है और उसने उसे उनसे छिपा रखा है। इससे ऐसा लगता है कि वह झूठ बोल रही है और सिग्नेचर फर्जी नहीं था, बल्कि उसने कंबोडिया मिशन भेजकर अपनी गलती छिपाई थी।
फिंच वहां से चली जाती है और क्ले कमेटी को मना लेता है कि उसे अपना केस खत्म करने की इजाजत दे दी जाए। इसी बीच लिसा गुप्त रूप से जस्टिन को अपने जासूसी रूम में लाती है और बताती है कि वे थॉम्स को चाहते हैं, फराडे को नहीं। वह कंबोडिया की घटना की रिकॉर्डिंग चलाती है और एक डील ऑफर करती है। अगर जस्टिन उसे थॉम्स तक ले जाएगी तो वह फराडे और प्रोजेक्ट दोनों की रक्षा करने का वादा करती है। लिसा यह भी बताती है कि फराडे ने थॉम्स से बात की ताकि वह एक झूठे और साजिशकर्ता की तरह लगे। जस्टिन तुरंत फराडे के पास जाकर सब कुछ बताती है। फराडे कसम खाता है कि किसी की हत्या करने में सक्षम नहीं है। उस रात एडी हैच को बताती है कि उसने सौदा पक्का कर लिया है और वे जल्द ही मशीन लॉन्च करेंगे, लेकिन उसने CIA को इसकी खबर नहीं दी है। बाद में क्ले एडी से मिलने आता है और बताता है कि उसकी माँ रूस से अमेरिका आई थी, लेकिन वह एक आतंकवादी निकली। उसने जिस बिल्डिंग में काम किया था उसे उड़ा दिया और अपने बेटे को छोड़ दिया, जिसे फिंच ने उस केस के दौरान पाया था। क्ले फिर एडी को चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसके अतीत में झांकने की कोशिश की तो उसे पछताना पड़ेगा। फिर फराडे वापस जाता है, लिसा के सारे कैमरे डिस्कनेक्ट करता है और उसके सिस्टम को हैक करके उसे लॉक कर देता है। वह कंबोडियन घटना की फुटेज ढूंढ लेता है और एक मैसेज पाता है जो थॉम्स लगातार एंथिया को भेज रहा है। जब वह सब कर लेता है तो वह जस्टिन के घर जाता है जहां वह कुछ चलाता है। संगीत बजता है और वह पर्दे बंद कर देता है क्योंकि उसने बाहर एक आदमी को उन्हें जासूसी करते हुए देखा था। फिर वह जस्टिन से कहता है कि थॉम्स ने उससे झूठ बोला था। उसका असली उद्देश्य एंथियनों को पृथ्वी पर लाना है। फैराडे अब भी मानवता की मदद करना चाहता है, लेकिन जस्टिन की प्राथमिकता सब कुछ छिपाना है। वह मॉली को कुछ दिनों के लिए अपनी एक दोस्त के पास भेज देती है। इसके बाद जस्टिन, जोसाया और फैराडे लैब जाते हैं ताकि मशीन को अलग अलग कर नष्ट कर सकें और उसके सभी डायग्राम मिटा सकें। लीसा तुरंत क्ले को सूचना देती है, जो एजेंटों की एक टीम लेकर लैब की ओर बढ़ता है। जोसाया और जस्टिन मशीन का कोड लेकर भाग निकलते हैं, जबकि फैराडे वहीं रह जाता है ताकि CIA का सामना कर सके। जैसे ही क्ले और उसके लोग अंदर घुसते हैं, फैराडे एक बम विस्फोट करता है और उसी समय CIA उस पर गोली चला देती है। चिंतित जस्टिन तुरंत वापस लौटती है और जोसाया फैराडे का शव उठा लेता है, जिसे क्ले देख लेता है। जल्द ही एडी और हैच भी लैब पहुंचते हैं, जहां क्ले अपने लोगों को मशीन के बचे हिस्से इकट्ठा करने का आदेश दे रहा होता है। जब एडी उससे जवाब मांगती है तो क्ले उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन एडी भी तुरंत पलटकर उसे थप्पड़ जड़ देती है और उसे अयोगी कहती है। फिर क्ले खुलासा करता है कि हैच ने सालों पहले पेटेंट एक एल कंपनी को बेचने की कोशिश की थी और दोनों भाई बहनों को वहां से निकाल देता है, ये धमकी देते हुए कि अगर वे फिर दिखे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच जस्टिन का समूह ट्रैकिंग से बचने के लिए एक कार चुरा लेता है। फैराडे बहुत खून खो चुका है, इसलिए वह जस्टिन से कहता है कि वे उसे मैरी के घर ले जाएं। वहां पशु चिकित्सक फैराडे का इलाज शुरू करती है और उसकी अजीब शारीरिक रचना देखकर चौंक जाती है। मैरी उसे बताती है कि फैराडे एक फरिश्ता है। वे सफलतापूर्वक गोली निकाल देती है और घाव को बंद कर देती है। क्ले का दिमाग तब खराब होने लगता है जब उसके लोग फैराडे को ढूंढ नहीं पाते। तभी लीसा उसे ब्लैकमेल करती है। इस धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उनके बॉस को फिंच झूठ के बारे में सब बता देगी। यह सुनकर क्ले उसे अपने मिशन की सह नेता बना देता है। फिर CIA टीम जस्टिन के घर की तलाशी लेती है और लीसा को एक सुराग मिलता है, जिसे वह केवल अपने रहस्यमय संपर्क को ही बताती है। दूसरी ओर एक प्राइवेट क्लब में हैच एक एल कंपनी के बिजनेसमैन से मिलता है, जो ओरिजन में उसका हिस्सा खरीदना चाहता है। हैच को समझ नहीं आता कि वे एक नष्ट हो चुकी लैब क्यों खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह मान जाता है इस शर्त पर कि कुछ पैसा एडी को भी भेजा जाए। सुबह फैराडे अब भी कमजोर होता है, इसलिए जोसाया रक्त चढ़ाने के लिए स्वयं सेवक बनता है। ये उसे मार देगा, लेकिन उसका मानना है कि यह दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। जस्टिन अपनी बेटी को फोन करके उसका हाल पूछती है, लेकिन यह कॉल CIA द्वारा ट्रैक कर ली जाती है। इसके बाद वह अपने पिता के साथ आखिरी बार नाचती है। ये उनके बीच एक विदाई का पल होता है। फिर ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है। लड़कियां जोसाया को खून देती हैं, जबकि जोसाया फैराडे को। वे आशा करती हैं कि शायद दोनों बच जाएं। उसी समय क्लिदो भाड़े के सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिन्हें उसने इस काम के लिए किराए पर रखा था। यह सब कुछ ऑफ द बुक्स यानी गुप्त रूप से किया जा रहा था। जैसे ही वे बगीचे में कदम रखते हैं, मैरी और एक लड़की उन पर गोली चलाना शुरू कर देती हैं और क्ले घायल हो जाता है। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो जाती है और जल्द ही उनके पास गोलियां खत्म होने लगती हैं। मैरी और गोलियां लेने के लिए अंदर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आदमी उस लड़की को काबू में कर लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं।
क्ले को मैरी प्रार्थना करते हुए मिलती है। वह उसे जूट्स विस्खाती कहती है और तभी क्ले उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर जस्टिन बाहर आती है और क्ले उसे पकड़ लेता है। वह उसका हथियार छीन लेता है और उसे ट्रांसफ्यूजन रूम रक्त स्थानांतरण कक्ष में ले जाता है। इस बीच भाड़े के सैनिकों को कोड मिल चुका होता है, इसलिए क्ले उन्हें आदेश देता है कि जस्टिन को बेहोश कर दो और उसे फराडे के साथ ले चलो, जबकि जोसाया को पीछे छोड़ दो। ग्रुप के जाने के बाद घायल मैरी अपने शरीर को घसीटते हुए जोसाया तक पहुंचती है और उसका हाथ पकड़कर मर जाती है। सुबह में ईडी फिंच से मिलती है ताकि CIA के साथ नया सौदा कर सके। उसके बाद वह क्लाइव से टकराती है और देखती है कि वह अब भी असहज व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह उसके सामने एक बीमार घोड़े को गोली मार देती है ताकि उसे याद दिला सके कि उनके परिवार में कमजोरों की कोई जगह नहीं है। धोखा महसूस करते हुए क्लाइव हैच से मिलने जाता है और खुलासा करता है कि ईडी ने ही उनके पिता की हत्या की थी। उसने उन्हें चट्टान से धक्का दिया और बाद में उसे आत्महत्या जैसा दिखाया। असल में हैच को ही कंपनी का CEO बनना था। उसी समय रहस्यमय लोग मॉली और जस्टिन की दोस्त को ढूंढ लेते हैं। फराडे और जस्टिन को एक सुनसान इमारत में ले जाकर कुर्सियों से बांध दिया जाता है। फिर क्ले उन्हें नीचे धक्का देता है। डरे हुए फराडे को थॉमस का संदेश अनुवाद करना पड़ता है और वह क्ले को असली योजना के बारे में बताता है। तब क्ले लिसा को आदेश देता है कि जस्टिन को दूसरे कमरे में ले जाकर कोर को सक्रिय करने वाला फॉर्मूला हासिल करे, जबकि वह खुद एलियंस के बारे में और जानकारी पता करेगा। क्ले फराडे को औजारों से यातना देना शुरू करता है, लेकिन फराडे को अपने मानवीय शरीर पर होने वाला दर्द महसूस नहीं होता। दूसरे कमरे में लिसा मॉली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, लेकिन जस्टिन उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि लिसा भी क्ले से बेहतर नहीं है। यह सुनकर लिसा उसे थप्पड़ मारती है और बाहर चली जाती है। फिर भाड़े के सैनिक फराडे को वाटर बोर्डिंग पानी से यातना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फराडे खुशी खुशी सारा पानी पी जाता है क्योंकि उसके 4 पेट हैं। लिसा को एयरपोर्ट वाली घटना याद आती है और वह एक्स-रे मशीन लाने का सुझाव देती है। एक्स-रे की किरणें फराडे को बहुत दर्द देती हैं। वह उल्टी करता है और चीखने लगता है, जिसे जस्टिन सुन लेती है। क्ले पूछताछ जारी रखता है। तभी फराडे को वॉट फिर दिखाई देती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह इंटरनेट से जो कुछ भी सीखा है उसे अब इस्तेमाल करे। फराडे क्ले के अतीत के बारे में बताने लगता है, जिससे डर क्ले उसे मारता है और धमकी देता है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वह जस्टिन को मार देगा। वॉट की मदद से फराडे सोचने लगता है कि थॉमस की असली योजना क्या थी। उसे एहसास होता है कि जरूर कहीं कोई स्पेसशिप अंदर छिपा हुआ होगा, क्योंकि एंथियन जाति के पूरे समूह उसी तरीके से यात्रा नहीं कर सकते जैसे वह आया था। थॉमस चाहता था कि वे कोर बनाएं ताकि उस जहाज को ऊर्जा मिल सके। तभी फराडे क्ले को उसके असली नाम से पुकारता है और क्ले सबको कमरे से बाहर निकाल देता है। फराडे बोलता रहता है और समझाता है कि उसने CIA के सिस्टम में हैक किया है और अगर क्ले रूसी रूलेट खेलने के लिए तैयार हो जाए तो वह उसे उसकी माँ के बारे में सच्चाई बता सकता है। शुरुआत में क्ले मना कर देता है, लेकिन फराडे फिर से एक्स-रे मशीन चालू कर देता है। एक्स-रे किरणें क्ले को मार रही होती हैं, इसलिए वह तुरंत रुकने के लिए कहता है और खेल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। पहली 3 गोलियां खाली निकलती हैं। तब फराडे बताता है कि क्ले की माँ एक साधारण चोर थी और CIA ने उसे एक विस्फोट की सच्चाई छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। वो विस्फोट असल में CIA ने ही करवाया था। उस ऑपरेशन का नेतृत्व फिंच ने किया था, जो उसी टीम में था जिसने थॉमस को यातनाएं दी थीं। ये सब सुनकर क्ले का दिमाग खराब हो जाता है और वह लगभग फराडे को गोली मार देता है, लेकिन तभी लिसा आती है और क्ले को गोली मार देती है। दूसरे कमरे में एक भाड़े का सैनिक जस्टिन की निगरानी कर रहा होता है। जब वह सिगरेट जलाता है, जस्टिन बताती है कि उसने पास रखे कैन से कुछ गैस ली है और वह उस पर थूक देती है, जिससे उसका सिर जल उठता है। इसके बाद जस्टिन फराडे को आजाद करने के लिए दौड़ती है, जबकि लिसा अपने रहस्यमय साथी से संपर्क करती है। थोड़ी देर बाद कई गाड़ियां वहां पहुंचती हैं और खुलासा होता है कि लिसा असल में तेल कंपनी के लिए काम कर रही थी। उन लोगों के पास मॉली भी होती है और वे जस्टिन को उससे बात करने देते हैं। मॉली अब उनके घर में है, जहां हर दरवाजे पर गार्ड तैनात हैं। उन्होंने जोसाया को भी बचा लिया है, लेकिन वह फिर से बीमार हो गया है क्योंकि उसके शरीर में ट्रांसफ्यूजन हुआ था। कंपनी के लोग जस्टिन को ऑफर देते हैं कि अगर वह कोर को एक्टिवेट कर दे तो वे उसे जिंदगी भर के लिए पैसे और सुरक्षा देंगे। इसके बाद फराडे और जस्टिन को आंखों पर पट्टी बांधकर एक रहस्यमय गुफा में ले जाया जाता है, जो कंबोडिया में बौद्ध भिक्षुओं से भरी हुई है। वहां वे तेल के उद्योगपति से मिलते हैं,
जो और कोई नहीं बल्कि थॉमस ही निकलता है। ये देखकर फराडे को वह दिन याद आता है जब थॉमस अपने ग्रह से बीज लेकर निकला था और लौटने का वादा किया था। वर्तमान में थॉमस बताता है कि उसने वे सारे बीज इस गुफा में बोए और बदले में उसे शरण और प्रार्थना करना सिखाया गया। ये क्षेत्र एक पूर्ण चुंबकीय विसंगति है, इसी कारण कोई स्कैनर या ड्रोन इसे नहीं खोज पाया। इस सुरक्षा के कारण थॉमस ने पेड़ों के बीच एक अंतरिक्ष शिप बनाया और छिपाया हुआ है। फराडे नोटिस करता है कि वह जहाज सभी बचे हुए एंथियनन्स को लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। थॉमस स्वीकार करता है कि उसका इरादा सिर्फ 75 वर्ग को लाने का था, वही लोग जिन्होंने एंथिया को नष्ट किया था। इसका मतलब था कि वे इंसानों को अपने नए नौकर बना देंगे। थॉमस का कहना है कि दोनों जातियों का एक होना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है, लेकिन जस्टिन इससे असहमत है। वह बताती है कि उसने प्रयोगशाला छोड़ने से पहले कोर के एल्गोरिदम को बदल दिया था और जब उसे इसे सक्रिय करने के लिए कहा जाता है तो वह गुस्से में चली जाती है। उधर फिंच और लिसा अपने बॉस के साथ केस बंद कर देते हैं, जो रिपोर्ट में पढ़ता है कि क्ले ने खुद को खत्म कर लिया। लिसा को एहसास होता है कि फिंच ने रिपोर्ट में बदलाव किया है और अब फिंच उसे जस्टिन पर नजर रखने के लिए ब्लैकमेल करता है। फराडे जस्टिन के पीछे जाता है और उसे कोर अनलॉक करने के लिए कहता है, यह वादा करते हुए कि वह उसके परिवार की रक्षा करेगा क्योंकि वह उनसे प्यार करता है। थकी हुई जस्टिन उसे नया एल्गोरिदम दे देती है ताकि वह आखिरकार घर जा सके। इसके बाद पूरा परिवार अमेरिका लौट आता है और फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है। 3 महीने बाद लिसा जस्टिन से मिलने आती है ताकि वह सब कुछ के लिए माफी मांग सके। बदले में जस्टिन बताती है कि थॉमस ही असली तेल उद्योगपति था। कुछ देर बाद जस्टिन को एक आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि फराडे का पुराना उपकरण बीप कर रहा है। वह उस आवाज का पीछा करती है और रेगिस्तान के बीच पहुंच जाती है जहां उसे एक तूफान दिखता है। बिना हिचकिचाए वह उसके अंदर चली जाती है। इस बीच पत्रकार आखिरकार ओरिजिन के बारे में लेख लिखता है और वह वायरल हो जाता है। एडी के समर्थन से फराडे एक थिएटर में भीड़ के सामने आता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। उसी वक्त कई CIA एजेंट अंदर घुसते हैं, लेकिन फराडे जनता को बताता है कि सरकार ये सब उनसे छिपा रही है। उससे पहले कि एजेंट उसे गोली मारे, वह एक डिब्बा खोलता है जिसमें कोल्ड फ्यूजन डिवाइस होता है और वह पूरे शहर को बिजली से रोशन कर देता है। कुछ देर बाद एजेंट फराडे को CIA मुख्यालय ले जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके दोस्त भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिर भी फराडे शांत रहता है और बताता है कि थॉमस ने ओरिजिन की कमान उसे सौंप दी है और अब वह कंपनी हैच और जस्टिन को देने वाला है। वह CIA से मांग करता है कि उसके तीनों दोस्तों को छोड़ दिया जाए और एंथियनों को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 12 घंटे बाद वह प्रोग्राम अपने आप कोल्ड फ्यूजन का फॉर्मूला पूरी दुनिया में मुफ्त में बांट देगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। फिंच बाकी लोगों को फराडे के खिलाफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टिन CIA से कहती है कि फिंच की जगह लिसा को बातचीत के लिए बुलाया जाए। फिंच नाराज होती है, लेकिन उसके बॉस मान जाते हैं। कुछ घंटे बाद फराडे थॉमस से मिलने जाता है, जो ये सुनकर हंस पड़ता है कि फराडे हर एक एंथियन को लाने वाला है, मगर इंसानों को दास नहीं बनाएगा। थॉमस कहता है कि यह कदम पृथ्वी को और जल्दी नष्ट कर देगा, लेकिन साथ ही वह यह भी मानता है कि उसे फराडे पर गर्व है। इसके बाद वह खुद को CIA के हवाले कर देता है, क्योंकि यह सौदे का हिस्सा था। अंत में फराडे जस्टिन को अलविदा चूमता है और अपने लोगों को बचाने के लिए अंतरिक्ष यान में सवार हो